नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस एपिसोड। आज मैं आप लोगों से दो विषयों पर बात करना चाहता हूं। हालांकि मैं दो विषय बोल रहा हूं बट दे सीम टू बी एब्सोल्युटली कनेक्टेड टू ईच अदर बिकॉज वन इज रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन एंड द सेकेंड इज रिलेटेड टू द फिजिकल फिटनेस of our children. If our children's physical well-being is not seen well, then I think the examinations and other things become so irrelevant. तो जो दोनों टॉपिक्स में की मैं बात करूं तो एक तो शायद आप सब लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में काफी आया है और सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट के अंदर भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड दे हैव रिक्वेस्टेड ऑल द स्कूल्स एंड द प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th फ्रॉम द ईयर 2025-26। तो अभी देखिए कि जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं उनके लिए सीबीएसई ने कहा है कि 2 बार एग्जामिनेशन होगा साल में क्लास 10th के। दिस इज ओनली फॉर क्लास 10th नॉट फॉर क्लास 12th। तो जब क्लास 10th का 2 बार एग्जामिनेशन होगा तो कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे ये एग्जामिनेशन होगा, क्या सिर्फ एक ही में अपीयर होकर के काम चल सकता है या दोनों में अपीयर होना पड़ेगा? ये कुछ सवाल हैं जो हम सब लोगों को समझ लेने चाहिए, इनका उत्तर हम सब लोगों को मिलना चाहिए। तो देखिए जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है या जिसको हम मेन एग्जामिनेशन लिखा गया है दैट वुड बी कंडक्टेड एज इज बीइंग कंडक्टेड nowadays or in the past, like last year we conducted class 10th examination in the month of February March। वैसे ही एग्जामिनेशन ये होगा। और उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए what was done? The LOC was prepared, the registration of eligible children was done by the schools and the CBSE, and all those who were eligible were allowed to appear in the examination conducted in the month of February and March, and then the result was declared in the month of May and the children will move to the next class। अभी जब सेकंड एग्जामिनेशन की बात आई, आपको पता है इसके पीछे थॉट ये है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम हो जाए, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाए और बच्चे अगर किसी कारणवश एक एग्जामिनेशन में ठीक परफॉर्म नहीं कर पाया, उतना नहीं कर पाया जितना कि बच्चा कर सकता है, तो वो सेकंड उसके पास में ऑप्शन बच्चे के पास में होता है। यही सोच करके ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को सीबीएसई ने दी है। अब यहां पर कुछ चीजें आपको एज पेरेंट एंड एज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आपको समझनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि एलओसी तैयार होगी, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा एज इट इज फॉर ऑल द चिल्ड्रन, आई मीन फॉर फर्स्ट एग्जामिनेशन, जैसा कि अब तक होता रहा था। जो रजिस्ट्रेशन हुआ, एग्जामिनेशन में बच्चे अपीयर हुए और उसके बाद में सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे। अब इस बीच में क्या होगा? जो फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन में रिजल्ट अप्रैल में डिक्लेयर होगा, बट दैट रिजल्ट विल बी सेंट थ्रू डिजी लॉकर। जो बच्चों का डिजी लॉकर है वो उसमें रिजल्ट आ जाएगा, कोई उसकी फिजिकल कॉपी आपको नहीं मिलेगी। Now based on that result, now the children and parents can decide whether they want to appear for the improvement in the second examination or they don't want to appear in the second examination। अब यहां सवाल उठता है, क्या बच्चे जो 5 सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हैं क्या सेकेंड एग्जामिनेशन में? नहीं। सेकेंड एग्जामिनेशन में सिर्फ मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आप अपीयर हो सकते हो। 1 में हो सकते हो, 2 में हो सकते हो, 3 में हो सकते हो, 3 से ज्यादा में नहीं हो सकते। यहां पर ये तो सेकंड के लिए कंडीशन है। दूसरा क्या है कि सिर्फ वो ही बच्चे सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे जो फर्स्ट में जो अपीयर हुए हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट एग्जामिनेशन। नो न्यू नेम विल बी एडेड इन द सेकंड एलओसी, जो कि दूसरे एग्जामिनेशन के लिए होगी। दूसरे एग्जामिनेशन के लिए एलओसी आपको अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद दोबारा एलओसी उन बच्चों की तैयार होगी, उनका रजिस्ट्रेशन होगा जो कि सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते। अब मान लीजिए सपोज करो हमारे पास 20 लाख 25 लाख बच्चे फर्स्ट एग्जामिनेशन में बैठे 10th क्लास में और उनमें से सिर्फ 1 लाख ने सोचा है कि हम सेकंड एग्जामिनेशन देंगे या इंप्रूवमेंट के लिए एग्जामिनेशन देंगे, तो सिर्फ उन 1 लाख बच्चों का अलग से एलओसी एक और तैयार होगी और उसके आधार पे वो बच्चे मई के महीने में जो एग्जामिनेशन होगा सेकंड एग्जामिनेशन उसके अंदर अपीयर हो जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 3 सब्जेक्ट से ज्यादा में नहीं हो सकते, सिर्फ वो बच्चे अपीयर हो सकते हैं जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है और जो बच्चे जिनका फर्स्ट एग्जामिनेशन में मेन एग्जामिनेशन में कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट था और वो क्लैश हो गया था उस डेट से जब उनको किसी सब्जेक्ट के लिए भी अपीयर होना था, तो वो बच्चे भी सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। बट ये याद रखना आप हमेशा कि आप अगर 3 से कम सब्जेक्ट में फर्स्ट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए तो आप सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते। फाइनल रिजल्ट आपको जून के महीने में मिलेगा। दोनों का रिजल्ट जो आधारित है वो आपको जो फिजिकल कॉपी मिलती थी वो आपको जून के महीने में मिलेगी।
एक और यहाँ पर बात है कि जो हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करते थे या री इवेल्युएशन के लिए भी आप ना जब जून में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद मांग सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों की। आप मेन एग्जामिनेशन की या फर्स्ट एग्जामिनेशन की आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप नहीं मांग पाएंगे उस वक्त में, दोनों की ही आपको आफ्टर द रिजल्ट ऑफ बोथ हैज बीन डिक्लेयर्ड तब आप मांग सकते हैं। जो बच्चे कंपार्टमेंट में आए हैं या फर्स्ट एग्जामिनेशन के आधार पे दे कैन स्टिल गेट एडमिशन इन क्लास 11th प्रोविजनल एडमिशन, और वो अपीयर हो सकते हैं कंपार्टमेंट के लिए सेकेंड एग्जामिनेशन में। और अगर वो अच्छा कर लेते हैं, इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, they will their admission may be confirmed in class 11th. If not, they would have to appear in compartment examination again or entire subjects next year. तो यहाँ देखिए कि जो बच्चे फर्स्ट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए वही सेकंड में हो सकते हैं, जो बच्चे कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में हुए वही मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद में कोई वेरिफिकेशन का या रिवेल्युएशन का मौका नहीं मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ आपका जब फाइनल रिजल्ट जून के महीने में डिक्लेयर होगा, सिर्फ तब मिलेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, क्लासेस 10th and 12th both, so you must go through that and prepare yourself in that manner so that you are able to do the best what you have learnt during the year, because I would always say learning is very, very important. I think it will give you some idea about what changes have been brought in by the CBSE when it comes to conducting examination of class 10th twice. अब बात आती है एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उनको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। If our children are not healthy, I mean, does it make any sense? Because the first and foremost thing for our children to be is healthy. Learning would happen. You all know it. Sound body has sound mind. ये तो कब से ये कहावत कही जा रही है, और इस पे शायद हम ऑन द वे कहीं थोड़ा सा किसी कारणवश कुछ चूक गए। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊंगा जो एम्स दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स ने एक अभी स्टडी की है। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी हैं। करीब 4000 बच्चे हैं जो उन्होंने स्टडी की, और 30 मई के आसपास उसका रिजल्ट अखबारों में और उनकी वेबसाइट पर उन्होंने पब्लिश किया। और उनका था कि आई मीन बच्चों के अंदर शुगर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, दे वर टू स्टडी अबाउट इट एंड दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर चिल्ड्रन आर हेल्दी एंड हाउ मच हेल्दी दे आर, बिकॉज सच स्टडी वॉज कंडक्टेड इन 2006 ऑल्सो। और मैं आपको बताऊं, जो ये स्टडी आई है अलार्मिंग है, और हम सब लोगों को एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स वेरी सीरियसली। और मैं आप सब लोगों से को सलाह दूंगा कि हमारे बच्चों के भले के लिए आप इस स्टडी को पढ़िएगा जरूर। ये आपको थोड़ा आई ओपनर होगी। हमें कई बार पता नहीं चलता, हम लोग मानते ही नहीं कि हमारे बच्चों को हाइपरटेंशन हो सकता है, हम मानते ही नहीं है हमारे बच्चों को शुगर हो सकती है, या आज नहीं भी है तो जो उनका लाइफस्टाइल है, जो जिस तरह की अदरवाइज उनकी हेल्थ है, जो अपेरेंटली हमें बड़ी स्वस्थ दिख रही है, वो लेटर स्टेज पे हमारी इग्नोरेंस कितना नुकसान हमारे बच्चों को पहुंचा सकती है। अब आप देखिए कि यहां पर जनरली 2 बातें करूंगा मैं, एक है जनरल ओबेसिटी की और दूसरा है बेली फैट रिलेटेड ओबेसिटी की। Now, belly fat related obesity, you all know, abdominal के आसपास जो फैट होता है, जो हमारे सारे ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा दबाव डालता है, हम सब लोग जानते हैं उसके बारे में, वो भी एक नुकसानदायक है। अदरवाइज आर BMI मे बी ऑल राइट, बॉडी मास इंडेक्स अदरवाइज ठीक हो सकता है, बट दिस पर्टिकुलर पोर्शन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ फैट अराउंड, दिस मे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ एंड एट लेटर स्टेज। तो जनरल ओबेसिटी ओवरऑल private schools and government schools included is 13.4% of the children are suffering out of those 4,000, precisely 3998 children. So 4000 बच्चों में से करीब 13.4% जनरली ओबीज हैं वो बच्चे। 9.2% के जो है बेली फैट रिलेटेड प्रॉब्लम है उन बच्चों को, और अगर ये शार्प राइज है फ्रॉम 2006, ये करीब ये उस वक्त में सिर्फ 5% था जो 13.4% हो गया। सो ऑलमोस्ट 3 times than what it was in 2006. Alarming rate of increase for the bad, not for the good.
दूसरा, अब यहाँ पर भी अगर प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को अलग अलग करें तो प्राइवेट स्कूल में जनरल ओबिसिटी इज अराउंड 24% बच्चों में पाई गई। जो बेली फैट रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो करीब 17% बच्चों में पाई गई। But in comparison to government school children, 4.4% government school children had general obesity, whereas only 1.83 had the belly fat related obesity. तो आप देखो कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वहां पर ओबिसिटी की प्रॉब्लम दोनों केसेस में कम है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स। एंड आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इन्होंने एक और स्टडी किया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। नाउ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये बात करते हैं उन 5 फैक्टर्स की। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब देयर 5 फैक्टर्स दे आर इंक्लूडिंग इन कंसीडरिंग वेदर द पर्सन इज हेल्दी और नॉट हेल्दी। उसमें ब्लड प्रेशर वो लिखते हैं, उसमें ये एब्डोमिनल फैट रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स की बात करते हैं, उसके अंदर ये एचडीएल की बात करते हैं, उसके अंदर ये फास्टिंग शुगर की बात करते हैं। और इन्होंने कहा है कि इन 5 फैक्टर्स में से अगर 3 फैक्टर्स भी एबनॉर्मल पाए जाते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ होती है, तो उनको हम कंसिडर करेंगे अनहेल्दी। एज ऑन टुडे वंस अगेन एक उन्होंने फिगर दिया है कि बीएमआई करीब 68% बच्चों का बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनमें से भी 43% बच्चे ऐसे हैं जो कि अनहेल्दी पाए गए बेस्ड ऑन दीज 5 फैक्टर्स, कि उनमें 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स गड़बड़ निकले। हालांकि बीएमआई, वेट और उनका मतलब सब ठीक लगता था। देख, अब ये कहा जाता है आज तो इन चीजों की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आज तो बच्चों में कोई दिखता ही नहीं तकलीफ, बट ये कहते हैं कि दिस में लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स लेटर ऑन इन टर्म्स ऑफ हैविंग हाइपरटेंशन, इन टर्म्स ऑफ हैविंग शुगर, इन टर्म्स ऑफ हैविंग ओबिसिटी। तो ये ओबिसिटी बढ़ेगी, इसमें ये लेटर स्टेज पे प्रॉब्लम पाएगी, आज नहीं हमें पता चलेगा। तो हमें ये चीज जो मैंने आपको थोड़ा सा इट सीम्स टू बी अलार्मिंग, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अगर हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, वी कैन टेक some concrete steps to making sure that our children remain healthy. तो देखिए उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजंस ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग। इस तरह से ये बढ़ रहा है, जनरल ओबिसिटी भी बढ़ रही है, बेली फैट रिलेटेड ओबिसिटी भी बढ़ रही है, और ये जो 5 फैक्टर्स मैंने बताए इनमें भी नुकसान हो रहा है। तो ये पाया गया कि जो हमारे ये खाने का जो तरीका है बच्चों का, जो फास्ट फूड बच्चे खा रहे हैं, और चूंकि उनको शुगर बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है, या जो जल्दी इस तरह से टेस्टी खाना होता है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स बड़ी ज्यादा मात्रा में होते हैं, और जो जिस तरह से उनको प्रिपेयर किया जाता है, दैट ऑयल विच इज यूज्ड एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द सेम ऑयल इज बीइंग यूज्ड ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, सो दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू ऑल द किड्स। अब ये कहा जाता है कि साहब प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो चलो ये खा लेते हैं, अब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी ये चीजें देख रहे हैं। देखिए आजकल टेलीविजन की रीच सबके घरों तक पहुंच गई है। ये एडवर्टीजमेंट जो है इन चीजों का, दैट इज अफेक्टिंग एवरी वन ऑफ अस एंड पर्टिकुलरली आवर किड्स। तो जब वो देखते हैं तो वो जाकर के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेले वाले होते हैं, या जो वो लोग भी इस तरह की चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे कोई when it comes to quality there is no control of anybody, what kind of oil is being used, what kind of ingredients are being used, and what is the, अब वहां पे बाकी कैसी मतलब फैसिलिटीज हैं, कोई किसी को नहीं आइडिया। कितनी मक्खियां इधर उधर घूम रही हैं, कितनी धूल उसके अंदर जा रही है, वो बच्चे हमारे खा रहे हैं। तो इन चीजों पे चूंकि बच्चे ल्यूर होते हैं, बच्चे खा लेते हैं, आसानी से मिल जाता है, घर से सब थोड़ा बहुत पैसा लेके जाते हैं, पॉकेट मनी इवन इन गवर्नमेंट स्कूल। एंड दूसरी बात जो इन्होंने पाई है कि जो बच्चों की एक्टिविटीज हैं वो बड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि वो भी बैठ करके कुछ ना कुछ मोबाइल का ये जो एक एडिक्शन है वो इतना ज्यादा उन बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है कि जो बच्चा एक बार कुछ देखने बैठ गया तो वो भूल जाता है कि मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें हुई, अब ये नुकसान कर रही है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। और आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री तो इस बात को बार बार कहे जा रहे हैं कि तेल को थोड़ा कम कर दीजिए, फैट कम कर दीजिए, इफ यू रिड्यूस द इनटेक ऑफ ऑयल इन आवर फूड विल बिकम हेल्थियर पर्सन। हमारे जो ओबिसिटी, मोटापा या इस तरह की जो बीमारी है वो कम हो जाएंगी। प्रधानमंत्री इस बात को बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर सीबीएसई भी बड़े इनिशिएटिव ले रही है बच्चों की हेल्थ के प्रति। उनमें एक खास बात है, उन्होंने शुगर बोर्ड्स की बात की है, स्कूलों को सर्कुलर्स भेजे कि आप शुगर बोर्ड्स अपने यहाँ बताइए और डिस्प्ले करिए, बच्चों को बताइए कि दीज आर द आइटम्स विच शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज हैव अ लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर विच इज गोइंग टू मेक योर लाइफ मिजरेबल नाउ एंड लेटर ऑन। तो शुगर का जो इंटेक है ये अब ऐसा नहीं कि बड़ों को ही कम करना है,
या बड़ों को ही इसकी बीमारी हो सकती है। आज हम अपने बच्चों के इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो लेटर स्टेज पे हमारे बच्चे ज्यादा सफर करेंगे। तो जो शुगर बोर्ड्स हैं स्कूलों ने, शायद सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में तो सब जगह शुगर बोर्ड्स बन गए और बच्चों को हल्दीराम और जंकू लाल इस तरह के, मैं देखता हूं कि हमारे स्कूल में एक इस तरह की एक्टिविटी की जाती है छोटे बच्चों के लिए, जो कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन हल्दीराम एंड जंकू लाल, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आफ्टर लर्निंग फॉर 2-3 days वोट इन फेवर ऑफ हल्दीराम। हल्दीराम मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन हु इज एडवोकेटिंग हेल्दी फूड ओनली, दैट इज हल्दीराम। तो और जंकू लाल वो जंक फूड जो है, तो जंक फूड बच्चे, मतलब आप विश्वास कीजिए, विदाउट बीइंग टोल्ड बाय एनीबॉडी द चिल्ड्रन डिसाइड नो वी हैव टू गो विद हल्दीराम। तो इन बच्चों को अगर हम बताएंगे, समझाएंगे, तो ये डेफिनेटली उस चीज को मानेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एज टीचर्स हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और एज पेरेंट्स आपको घर पे इसके बारे में, बच्चों के बारे में बात करनी है। अपने आप लिए भी, खुद को भी हेल्दी रखना, हम खुद को भी हेल्दी फूड खाने के लिए खुद को भी मोटिवेट करें और अपने बच्चों को भी ये चीज प्रोवाइड करें। तो जो ये स्टडी एम्स के डॉक्टर्स ने, आई एम रियली ग्रेटफुल टू दीज डॉक्टर्स फॉर हैविंग टेकन सच ए वंडरफुल स्टडी which will help our children if we take care of that। अगर हम अपने बच्चों के लिए इस स्टडी को ठीक से पढ़ के इसके ऊपर कुछ एक्ट करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए बहुत भला होगा। बच्चे हेल्दी होंगे तो फिर जो एग्जामिनेशन आप 1 कराओ या 2 कराओ या 5 कराओ, 1 सब्जेक्ट पढ़ाओ या 5 सब्जेक्ट पढ़ाओ या 10 सब्जेक्ट पढ़ाओ, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे हेल्दी नहीं होंगे तो कुछ भी उनको मुश्किल लगेगा, एनीथिंग दे विल फाइंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, दे कम टू लर्न इन द स्कूल, बट एट द सेम टाइम दैट इज नॉट द ओनली थिंग। The health is also, if not more important, equally important. So kindly pay attention to that। और मैं समझता हूं कि आज जो मैंने आपसे बात की है, आप थोड़ा सा इस पे सीरियसली ध्यान देंगे और सिर्फ एक इसको वीडियो के रूप में ना लेकर के एक अपने बच्चों की भलाई के लिए एक स्टेप हम छोटा सा उठाएंगे जो उनके लिए बहुत बड़ा हितकारी सिद्ध होगा। सो आई विल टेक लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।